हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन की सीमाएं। इसमें हम ये देखेंगे कि डाइसी ने यूनाइटेड किंगडम को लेकर के ये बताया था कि वहाँ पर विधि का शासन है और विधि के शासन की उसने मुख्यतः 3 विशेषताएं बताई थी जो हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ी। डाइसी की पहली मान्यता ये थी कि विधि सर्वोच्च है या विधि सर्वोपरि है और विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी शक्तियों का बहुत व्यापक या स्वेच्छापूर्ण तरीके से या अपने विवेक के आधार पर उसका प्रयोग करें। किंतु हम ये देखते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र आजकल बहुत अधिक व्यापक हो गया है। इस कारण सरकारी अधिकारियों को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके अभाव में वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आजकल विधि का शासन तो है, लेकिन अधिकारियों को अपने स्वेच्छापूर्ण तरीके से शक्तियों का प्रयोग करने का दायित्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड की, अगर डाइसी ने बात की है कि इंग्लैंड में तो विधि का शासन है, तो हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड में भी सरकार विवेकाधिकारों का उपयोग करती है। युद्ध काल में लोगों की संपत्ति वहाँ भी जब्त कर ली जाती है और शांति काल में भी किसी की भूमि या संपत्ति को हस्तगत किया जा सकता है ताकि उसका सार्वजनिक उपयोग किया जा सके। जेनिंग्स का ये कहना है कि विधि यदि सर्वोच्च है तो हम ये देखते हैं कि कई बार निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियाँ कानूनों से या विधि से ही प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि लुई 14वां, नेपोलियन प्रथम, हिटलर और मुसोलिनी ने कई कानून बनाए जो बहुत अत्याचारी थे और उनके तहत लोगों को दंडित किया। तो क्या इस आधार पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि उनके शासनकाल में कानून या विधि का शासन था? उनके कहने का अर्थ ये है कि कानून स्वयं भी तो अत्याचारी हो सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डाइसी की दूसरी मान्यता यह है कि विधि के समक्ष सब समान हैं और दूसरी मान्यता में उन्होंने ये बताया था कि जैसे फ्रांस में प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय अलग हैं, उस तरह ब्रिटेन में ये न्यायालय अलग नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हो या टैक्स कलेक्टर हो, कोई भी बड़े से छोटा हो, सबके लिए एक ही तरह की विधि और एक ही तरह के न्यायालय हैं। लेकिन इस बात का भी खंडन किया गया है। ब्रिटेन में लोक सेवा अधिकारियों को कुछ सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसके अनुसार किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अगर की जानी है तो उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह काल तिरोहित हो जाती है। साथ ही साथ यदि सरकारी कर्मचारी पर लगाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्चा भी देना होता है। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये साहस ही नहीं करता कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाए। इसीलिए विधि के शासन की धारणा इस अर्थ में भी सीमित हो गई है। दूसरा हम देखते हैं इसी पॉइंट में कि वर्तमान में ब्रिटेन में भी एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय नहीं है। ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम और सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में कई कानूनों का निर्माण किया और इन कानूनों ने नागरिकों और विभागीय अधिकारों के जो संबंध हैं उनको एक विशेष दिशा प्रदान की है।
और ये प्रशासनिक नियमों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की ओर ही जाती है, अर्थात जनसाधारण के न्यायाधिकरण अलग और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अलग होते जा रहे हैं। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्धन्यायिक रूप में कार्य किया जाता है और अब इस बात को सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया है कि ये न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च में कार्य करते हैं। इसके अलावा जेनिंग्स ने इसके बारे में कहा है कि कभी कभी किन्हीं विशेष कारणों से नागरिकों के साथ पक्षपात अगर किया जाता है तो हम उसे बुरा नहीं मान सकते। महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है। जहां तक फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों का प्रश्न है, उनकी कार्यप्रणाली अन्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती। इसके बारे में सीके एलन ने कहा है कि फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध साधारण नागरिकों को दिए गए उपचार इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक सुगम, अधिक शीघ्रगामी और बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक न्यायालयों की कार्यक्षमता पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वे न्यायालय भी अच्छे हैं, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से नागरिकों के साथ पक्षपात किया जा सकता है और उनके लिए अलग कानून या अलग नियम बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डाइसी की तीसरी मान्यता ये है कि ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत न्यायालय के निर्णय है और साथ ही सामान्य कानून है। लेकिन जेनिंग्स इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने संविधान की कई ऐसी विशेषताएं गिनाई हैं जिनका न्यायिक निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, जैसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कि ब्रिटिश संसद किस तरह सर्वोच्च बनी। तो ये धीरे धीरे जब संविधान का विकास होता गया तो राजा की शक्तियाँ छिनती गई और संसद सर्वोच्च होती गई। सम्राट और प्रधानमंत्री के संबंध और राज सिंहासन के उत्तराधिकार का मामला। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि संसद की सर्वोच्चता का निर्णय गृह युद्ध की घटनाओं ने किया, न्यायालय ने नहीं किया। जब ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति हुई थी तो उस समय संसद की सर्वोच्चता हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ी हुई है। इसी प्रकार उत्तराधिकार का मामला 1701 एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने तय किया, न्यायालय के किसी निर्णय ने नहीं किया। इसलिए डाइसी का ये विचार भी तर्कसंगत नहीं दिखता कि संवैधानिक सिद्धांतों का जन्म न्यायिक निर्णय से हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी संवैधानिक चीज़ें ऐसी हैं जो न्यायालय के निर्णयों से नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि अपने आप धीरे धीरे विकसित हुई हैं। इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों में हम देखते हैं कि राज्य के कार्य और इसके परिणाम स्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। ये प्रदत्त व्यवस्थापन एक तरह से प्रशासकीय विधि की तरफ इंगित करता है। ये प्रदत्त व्यवस्थापन विधि के शासन को सीमित ही करता है, क्योंकि डाइसी द्वारा विधि के शासन का अर्थ यह है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून या संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। इस व्यवस्था से विधि के शासन को निश्चित रूप से बहुत आघात पहुंचा है। इसके अतिरिक्त विधि के शासन की कुछ अन्य सीमाएं भी हैं, जैसे यदि जनसाधारण और प्रधानमंत्री से लेकर के और छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर बराबर है तो भी कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता और उसे कभी भी किसी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सम्राट अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। इसके अलावा विधि का शासन विदेशी शासकों और राजदूतों पर लागू नहीं होता। देश के कानून का अगर वे उल्लंघन करें तो उन पर किसी साधारण न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न ही किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है,
किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या अवांछित विदेशी को देश के बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सैनिक दल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है और उनका अभियोग सैनिक न्यायालय में ही निर्णीत होता है। चिकित्सक सर्वसाधारण चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्म उपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के। ये सभी तथ्य सामान्य कानून और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं, यानी कि इन लोगों के लिए अलग न्यायालय होते हैं। डाइसी की मान्यताओं का खंडन करने के पश्चात जेनिंग्स ने विधि के शासन में के 3 अर्थ प्रतिपादित किए। पहला तो ये कि विधि के शासन का अर्थ मतलब यह है कि ऐसी संवैधानिक सरकार जो तानाशाही व्यवस्था से सर्वथा भिन्न हो। विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है ब्रिटिश शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी कि एक निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र रूप में जो चुनाव होते रहते हैं और नागरिकों को सरकार की आलोचना करने और राजनीतिक दलों की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार मिलता है और वो अपनी सरकार बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश में स्वतंत्रता का वातावरण मौजूद होना, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप नहीं होना और नागरिकों को शक की दृष्टि से न देखा जाना, इस तरह की जो सरकार है वही विधि के शासन के अनुरूप होती है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा है कि बराबर वालों के लिए एक जैसे कानून बनाए जा सकते हैं। जेनिंग्स के अनुसार समता से अभिप्राय केवल यह है कि जो बराबर वाले हैं उनके लिए एक जैसे कानून हो और उन्हें ही समान रूप से लागू किया जाए। किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, परंतु उस स्थिति में यह जरूरी है कि उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों। जैसे बच्चे, महिलाएं, बाल अपराधी और विस्थापित आदि को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके अलावा तीसरा जेनिंग्स ने ये कहा है कि आजकल जो सरकार है वो सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए विवेकाधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। जेनिंग्स का ये कहना था कि डाइसी 19वीं शताब्दी का एक उदार विचारक था। वो हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता था, यानी कि सरकार जनता के कार्य में हस्तक्षेप न करे, लेकिन वो जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय अब लोक कल्याण की बातें होने लगी है। परिस्थितियां अब बदल चुकी है। अब समाजवाद और लोक कल्याण की चर्चा सुनने को मिलती है। अतः निर्धनता, अशिक्षा, रोग निवारण आदि के लिए, और यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो, वो प्राकृतिक आपदा हो, तो उस समय यदि सरकार विवेकाधिकारों का इस्तेमाल करे तो इन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि डाइसी के कानून के शासन की में जो कई तरह की कमियां थी वो बताई गई हैं।